याद आ रहा था। तो ये है टेन्योर क्या होगा। टेन्योर इज़ यूजुअली 1 ईयर बट द स्ट्रक्चर कंटिन्यूज। स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है कि इतने मेंबर होंगे, ये हेड होगा, ये चेयरपर्सन होगा। फॉर्म्ड अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर बनता है ये। देन चेयरपर्सन आर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड एज पर हाउस रूल्स। तो जो भी हाउस रूल है उसके हिसाब से चेयरपर्सन या तो नॉमिनेट हो गया, इलेक्ट होगा। देन एडहॉक कमेटी, तो टेम्प्रेरी होती हैं, फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देन है हैंडल करते हैं स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, इंसिडेंट और इशू कोई स्पेसिफिक होता है उसी को। एग्जाम्पल रहेगा जेपीसी ऑन 2G स्कैम। जेपीसी कमेटी जो है जॉइंट, पता नहीं पार्लियामेंट्री कमेटी होगी शायद। 2G स्कैम देन है सेलेक्ट कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। देन है कि डिजॉल्व आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइन टास्क। देन है फॉर्म्ड थ्रू पार्लियामेंट्री मोशन और रेजोल्यूशन। तो मोशन रेजोल्यूशन से बनते हैं ये। द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड फॉर देयर पर्टिकुलर टास्क। अच्छा, तो चेयरपर्सन उस टास्क के लिए अपॉइंट होता है, फिर टास्क खत्म हो गया फिर वो हट जा होता है। देन स्टैंडिंग कमेटी, तो दीज आर रेगुलरली कंस्टिट्यूटेड committees that work continuously across session to aid parliament in its legislative, financial and oversight functions। तो ये रेगुलरली बनती है ये और ये कंटिन्यूसली काम करती है। तो ये पार्लियामेंट को हेल्प करती है लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल कामों में। तो नेम क्या क्या नाम है इनके। स्टैंडिंग कमेटी का एग्जांपल तो इसमें है, नाम है पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें होते हैं 29, नहीं सॉरी 22, जिसमें से 15 जो है लोकसभा के, 7 जो है राज्यसभा के। देन है सिलेक्शन मोड क्या होता है, तो इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू होते हैं। इनका फंक्शन होता है एग्जामिन गवर्नमेंट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय कैग पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, तो जो भी कैग अकाउंट को करता होगा ना ऑडिट, तो उसको सबमिट, मतलब ये क्या करता है, ये उसको एग्जामिन करता है। फिर एस्टिमेट कमेटी, तो इसमें 30 होते हैं, उसमें ओनली लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते इसमें। तो इसका इलेक्टेड बाय लोकसभा यही करता है इलेक्शन। देन इसके अंदर फंक्शन क्या होगा, एग्जामिन हाउ फंड्स आर जो है एलोकेटेड एंड सजेस्ट इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर, कि फंड्स कैसे एलोकेट किए गए हैं और एक्सपेंडिचर कैसे कम किया जा सकता है। देन है नेक्स्ट है थर्ड है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें 22 है, इसमें 15 7 है और है, तो ये इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी वही सीन है। फिर उसके बाद में है अपना रिव्यू फंक्शन क्या होता है, रिव्यू फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज, उनका काम देखता है कैसा कर रही हैं ये। देन है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है, DRSCs। तो क्या है, इसमें 31 होते हैं। तो इसमें क्या है, 31 में 21 और 10 और ये 24 होती है। तो इनका सिलेक्शन कैसे होता है, नॉमिनेट बाय स्पीकर एंड चेयरमैन। तो ये नॉमिनेट करती हैं। देन है फंक्शन क्या होगा, स्क्रूटनाइज करना रहेगा बिल, बजट एंड पॉलिसीज ऑफ द मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर हैं, हर एक मिनिस्ट्री की होती होगी शायद ये। तो जो भी इनके बिल्स हैं लेके आ रहे, बजट है और जो पॉलिसीज, उनको स्क्रूटनाइज करेंगे। देन कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो इसमें क्या है, नंबर जो है 15 होते हैं ईच हाउस से हैं, मतलब 30 हो गए क्या। तो ये भी नॉमिनेट होते हैं। तो इसमें क्या है, काम रहता है इसका, एग्जामिन रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय एग्जीक्यूटिव अंडर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देन कमिटी ऑन, व्हाट इज दिस, कमिटी ऑन पेटिशन है, कमिटी ऑन रिलीज, पेटिशन पता नहीं क्या ये, पेटिशन, हाँ पेटिशन ही है। तो इसमें क्या है कि 15 होते हैं, इसमें 10 लोकसभा से और 5 जो राज्यसभा से होते हैं। नहीं पता नहीं क्या ये, 15 लोकसभा 10 राज्यसभा,
ये भी नॉमिनेट होता है तो इट कंसिडर द पटिशन सबमिटेड बाय पब्लिक टू पार्लियामेंट, जो पटिशन होता है उसको देखता है ये। कमिटी ऑन प्रिविलेज, तो ये बेसिकली क्या है, 15 जो है लोकसभा की और राज्यसभा की वेरी करेंगी, तो ये भी नॉमिनेट होते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टिगेट जो है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, उसको देखते हैं ये। देन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, तो ये 15 तो लोकसभा की, 11 राज्यसभा की, तो ये नॉमिनेट होते हैं इसमें। इसमें क्या एलोकेट्स टाइम फॉर डिस्कशन ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस, ये देखते कि भाई कितना टाइम डिस्कशन के लिए चाहिए। देन है रूल्स कमेटी, तो ये लोकसभा की 15 होती है, राज्यसभा की 16 होती है, तो इसमें क्या है ये भी नॉमिनेट हो के आते हैं। देन इसमें क्या है कि कंसिडर एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। देन एथिक्स कमेटी, तो ये 15 लोकसभा की, 10 राज्यसभा की, तो ये भी नॉमिनेट होकर आती है। तो इसमें क्या है कि डील्स विद मिसकंडक्ट एंड एथिकल नॉर्म्स ऑफ मेंबर्स। देन एड हॉक कमेटी, तो ये क्या है टेम्प्रेरी या फिर स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। तो दीज कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क और ऑब्जेक्टिव एंड आर डिसॉल्व्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ असाइंड वर्क। स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती हैं, काम खत्म होने पर डिसॉल्व कर देते हैं। देन इसका टाइप क्या है, सेलेक्ट कमेटी होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इंक्वायरी कमेटी, एडवाइजरी या फिर कंसल्टेटिव कमेटी, ये सब है। तो इसमें क्या है सेलेक्ट कमेटी में क्या है ऑन अ बिल इस पे बनाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ मेंबर जो है वेरी करेंगे, 15 से 30 के आसपास वेरी करते हैं। देन सिलेक्शन मोड का नॉमिनेट करता है हाउस। देन फंक्शन क्या रहेगा इसका, एग्जामिन ए पर्टिकुलर बिल क्लॉज बाय क्लॉज, एग्जाम्पल सेलेक्ट कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन बिल। अच्छा, तो जो भी क्लॉज है इसमें सारे के सारे एग्जामिन करता है। देन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये वेरी करेंगे, नंबर इनका 30 से 50। देन है सेलेक्ट कैसे मोशन लेके आते पार्लियामेंट में तब बनता है ये। अच्छा, देन फंक्शन क्या है कि इन्वेस्टिगेट करेंगे स्पेसिफिक इशू, जैसे कि एग्जांपल जेपीसी ऑन 2G स्कैम इन स्टॉक मार्केट स्कैम। देन है इंक्वायरी कमेटी, तो इसका नंबर वेरी करेगा, तो ये नॉमिनेट हो करते हैं। तो इसका काम होता है प्रोब एलिगेशन और इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एमपीज और इंस्टीट्यूशंस, जो भी एलिगेशन लगते हैं ना उनको इन्वेस्टिगेट करता है, ये इंक्वायर करता है। देन एडवाइजरी या फिर कंसल्टेटिव कमेटी, तो इसमें क्या है मीन्स मेंबर वेरी करेंगे। तो इसमें क्या है सिलेक्शन मोड क्या होगा, मिनिस्टर लेड होगा, इनफॉर्मल होगा ये। देन है का काम होगा कि डिस्कस मिनिस्ट्री स्पेसिफिक इशूज नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ द कमिटी सिस्टम। देन है कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कमिटी, पहला है रिकमेंडेशंस नॉट बाइंडिंग, तो क्या है कमिटी सजेशंस आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल एंड ऑफन जो है डिसरिगार्डेड बाय एग्जीक्यूटिव। तो कमिटी के सजेशन जो हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब जो बोल दिया वो उनको मानना ज़रूरी नहीं है। ठीक, एग्जांपल जो DRSC जो है ऑन एनवायरनमेंट रिकमेंडेशन, एनवायरनमेंट रिकमेंडेड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट फॉर थर्मल पावर प्लांट बट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है इग्नोर्ड की सजेशंस। थर्मल पावर प्लांट पे बोला कि भाई रेगुलेट करो, पर मिनिस्ट्री ने मानी नहीं। देन सेकेंड है लैक ऑफ पब्लिक एंड मीडिया अटेंशन, तो इसमें क्या है कि कमिटी वर्क रिमेन्स जो है लार्जली इनविजिबल टू द पब्लिक एज प्रोसीडिंग्स आर हेल्ड इन प्राइवेट। अच्छा, तो पता नहीं चलता है कि भाई कमेटी ने क्या काम करा है, क्योंकि वो प्राइवेटली करते हैं। तो क्या है दिस लिमिट्स द ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन अवेयरनेस एंड प्रेशर ऑन द एग्जीक्यूटिव टू कंप्लाई। तो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, प्राइवेटली काम होता है। देन क्या है अवेयरनेस नहीं रहती सिटीजन का, और एग्जीक्यूटिव पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि भाई उनको मानना है कि नहीं मानना है। देन एग्जांपल द इम्पोर्टेंट जो पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी फाइंडिंग रेयरली make it to headline when even when dealing with serious conduct breaches। तो जो भी पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी के फाइंडिंग्स हैं वो कभी भी मतलब
न्यूज़पेपर में छप के नहीं आते हैं। देन थर्ड है लो अटेंडेंस एंड लिमिटेड पार्टिसिपेशन बाय एमपीज। तो सब मेंबर्स जो है शो पुअर अटेंडेंस और पार्टिसिपेट विदाउट एडुकेट प्रिपरेशन। तो जो मेंबर्स एमपी तो बैठते हैं इसमें, तो या तो आते ही नहीं है या फिर प्रिपरेशन करके नहीं आते हैं। एग्जाम्पल मीडिया रिपोर्ट हैव हाईलाइटेड सब 50% अटेंडेंस इन की कमिटीज़। मतलब बस 50% ही आते हैं। 100 दिन होगा तो 50 दिन ही आएंगे, इंक्लूडिंग द कमिटी ऑन फाइनेंस डिफेंस ड्यूरिंग सेवरल सेशंस। अच्छा, देन इनएडिक्वेट जो रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो कमिटी ऑफन जो है वर्क विदाउट फुल टाइम सब्जेक्ट एक्सपर्ट और सपोर्ट स्टाफ। तो मतलब फुल टाइम नहीं होता, कोई एक दिन आ गया कोई 2 दिन आ गया, ऐसे करके उनके साथ में काम करते हैं ये। Take example, the Joint Committee on Data Protection Bill 2019 lacks sufficient technical and legal support for its deliberation on highly complex issue. अभी एमपी हैं, अब इनको क्या दिमाग मतलब क्या नॉलेज रहती है इतनी, तो होना चाहिए कोई फुल टाइम। देन है पॉलिटिसाइजेशन एंड पार्टीसन बिहेवियर। तो कमिटी वर्क meant to be नॉन पार्टीसन, समटाइम्स मिरर पार्टी डिवीजन। तो पार्टी जैसे ही काम करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चेयर्ड बाय शशि थरूर फेस बॉयकॉट बाय रूलिंग पार्टी एमपीज ड्यूरिंग सेशन ऑन पेगासस स्पाईवेयर अंडरमाइनिंग बायपार्टीसन स्क्रूटिनी। देन सिक्स्थ है कि इरेगुलर मीटिंग एंड compressed टाइमलाइंस। तो क्या कमिटी जो है समटाइम्स गिवन ओनली अ फ्यू वीक्स तो एग्जामिन लेजिस्लेशन और बजट, तो उनको बहुत ही कम टाइम दिया जाता है। एग्जाम्पल द स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस बजट वॉज गिवन जस्ट 2 से 3 वीक्स इन सम सेशंस टू एग्जामिन डिटेल एक्सपेंडिचर डॉक्यूमेंट्स। बहुत कम टाइम दिया उनको। देन सेवेंथ है बाईपासिंग ऑफ स्टैंडिंग कमिटी। तो इसमें क्या क्रिटिकल बिल्स आर समटाइम्स इंट्रोड्यूस्ड एंड पास विदाउट बेसिकली कमिटी रेफरल। तो कमिटी को रेफर भी नहीं करते कभी कभी। एग्जाम्पल क्या है कि द फार्म लॉ 2020 was passed without being referred to the standing committee on agriculture, sparking जो वाइड क्रिटिसिज्म और लैक ऑफ स्क्रूटनी। तो बेसिकली उन्होंने कमेटी को दिया ही नहीं और पास कर दिया बिल, फार्म बिल को। फिर ये है फिर है नो फॉलोअप ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्रीज आर नॉट बाउंड टू रिपोर्ट एक्शन टेकन ऑन कमिटी रिकमेंडेशन। तो उनको रिपोर्ट नहीं करना होता कि भाई क्या रिकमेंडेशन करा, क्या एक्शन लिया। तो मैनी रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स लैक डॉक्यूमेंटेड फॉलोअप वीकनिंग देयर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फिर क्या है रिफॉर्म्स जो है नीडेड इन पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पहले है ग्रेटर जो ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें क्या है कमेटी मीटिंग आर हेल्ड जो है बिहाइंड क्लोज डोर्स, प्रोसीडिंग्स आर नॉट मेड पब्लिक। तो जो है जो भी हुआ है वो पब्लिकली नहीं बताया जाता है क्या काम करे। तो रिफॉर्म में क्या हो जाएगी अलाउ लाइव टेलीकास्ट और पब्लिक पब्लिश एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट टू एनहांस पब्लिक ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। अच्छा, या तो लाइव टेलीकास्ट करो या फिर जो है पब्लिश कर दो, उसको एडिट करके पब्लिश कर दो, जिससे कि ट्रस्ट बना रहे। देन है स्ट्रेंथेंड रिसर्च सपोर्ट। तो इसमें क्या है कि कमिटी जो ऑफन लैक जो है डेडिकेटेड एक्सपर्ट स्टाफ एंड रिलाई ऑन जर्नलिस्ट सपोर्ट। तो उनको डेडिकेटेड स्टाफ नहीं रहता है मिलता है। तो रिफॉर्म में क्या करना है क्रिएटेड डेडिकेटेड रिसर्च विंग, एक रिसर्च विंग बना दो एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अकिन टू द कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस। यूएसए में होता है ऐसा कि एक हमेशा ही रहेगा, ठीक है। देन है मैंडेटरी जो है टाइम बाउंड रिपोर्ट्स। तो क्या है मेनी कमिटी जो डिले रिपोर्ट और डू नॉट सबमिट डैम, कुछ तो डिले कर देती है रिपोर्ट में और सब कोई तो करती नहीं है। तो रिफॉर्म में क्या है फिक्स क्लियर डेडलाइन फॉर सबमिशन एंड पब्लिक रिव्यू ऑफ रिपोर्ट स्टेटस की डेडलाइन दे दो, 2 महीने के अंदर देना पड़ेगा। और ठीक है पीरियडिक रिव्यू होना चाहिए कि भाई क्या स्टेटस है रिपोर्ट का, मतलब हर जैसे 2 महीने में बोला तो फिर 10-10 दिन में बताना पड़ेगा इतने स्टेज पे पहुंची इतने स्टेज पे पहुंची। देन है फॉलोअप मैकेनिज्म। तो इसमें क्या रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग एंड फॉलोअप इज़ वीक। तो
रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। देन रिफॉर्म क्या करना है इसमें, स्टैब्लिश स्टेटरी मैकेनिज्म टू रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ कमिटी रिकमेंडेशन। तो कोई लॉ बना दो जिससे कि पता है मतलब रिव्यू कर सकते कि भाई कि उन्होंने इम्प्लीमेंट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। देन है इंडिपेंडेंट जो है सेक्रेटेरिएट, तो इसमें क्या है करेंटली इट डिपेंड्स ऑन द लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, तो उन पे डिपेंड करते हैं ये। तो रिफॉर्म में क्या है, क्रिएट एन ऑटोनॉमस सेक्रेटेरिएट फॉर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ टू इंश्योर फंक्शनल इंडिपेंडेंस, तो खुद का उनका अलग बना देना चाहिए। देन है मोर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कमिटी, तो इसमें क्या है सम जो सेक्टर्स लाइक एनवायरनमेंट, डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आर इनएडिक्वेटली कवर्ड। तो ये मतलब पूरी तरीके से कवर नहीं है, तो इसमें रिफॉर्म में क्या करना चाहिए, इंट्रोड्यूस न्यू स्टैंडिंग कमेटी टू एड्रेस इमर्जिंग एंड क्रॉस कटिंग इश्यूज़, तो इन इश्यूज़ के लिए और कमिटीज़ बनानी चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर मान लो अपने एनवायरनमेंट में डाल दिया, पर उस पर तो बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से कमेटी बनाओ। देन है बेटर मेंबर जो है पार्टिसिपेशन, तो इसमें क्या होगा कि अटेंडेंस एंड एंगेजमेंट ऑफ एमपीज इज़ ऑफन लो ड्यू टू मल्टीपल कमिटमेंट, तो एमपीज को बहुत काम होते तो ये अटेंड नहीं करते। तो रिफॉर्म में क्या चाहिए कि इंसेंटिवाइज अटेंडेंस, इम्प्रूव शेड्यूलिंग एंड रिड्यूस जो है ओवरलैप इन कमिटी मेंबरशिप। तो बेसिकली क्या है, जो ज़्यादा होगा उसको इंसेंटिव दे दो, अटेंडेंस ज़्यादा करेगा। शेड्यूल अच्छे से कर बनाओ कि कोई क्रॉस मतलब अटके नहीं। देन इसके बाद में ओवरलैप नहीं करे कि ये इसका भी मेंबर है उसका भी मेंबर है, ऐसा नहीं हो। देन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इसमें क्या मेंबर्स जो ऑफन लैक जो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज स्पेशली इन टेक्निकल मैटर्स में। रिफॉर्म में क्या है, कंडक्ट रेगुलर वर्कशॉप एंड प्रोवाइड एसेस टू पॉलिसी एक्सपर्ट्स इन डोमेन लाइक लिटरेचर, तो उनके वर्कशॉप कराओ, पढ़ाओ लिखाओ उनको, एक्सपर्ट से मिलाओ, और जो बुक्स हैं वो दो से रिलेटेड। कंक्लूजन में क्या है, तो ऑफन जो है working behind the scene parliamentary committee as basically engine room of legislative scrutiny. Strengthening their independence, transparency, and resource is essential to ensure that Indian democracy remains deliberative, accountable, and responsive. इसको याद कर लेने का। देन है 106 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर, तो इसको हम देखते हैं क्या है ये। राधा ये क्या है कि 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑपरेशनलाइज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी इन पॉलिटिकल representation by reserving 1/3 of the legislative seats for women, anchored in the logic of alternative action. The amendment जो है configures democratic inclusion within India's parliamentary framework. इसमें की फीचर्स क्या हैं, तो रिजर्व जो है 1/3 ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट legislative assembly of the national capital territory of Delhi। तो बोला कि लोकसभा में तो हो जाएगा, स्टेट्स में हो जाएगा, फिर दिल्ली में हो जाएगा। तो रिजर्वेशन इंक्लूड सीट्स ऑलरेडी रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज, तो इसमें वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। देन इट विल जो है कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। अच्छा, जैसे डिलिमिटेशन होगा likely post 2026 when the population data from the next census is available। डिलिमिटेशन के बाद ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन है आर्गुमेंट इन फेवर, तो इसमें क्या है, करेक्ट हिस्टोरिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या, वुमेन जो कंप्राइज नियरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन बट हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड ओनली 10 से 14% ऑफ द सीट्स इन लेजिस्लेचर, तो 50% है पर 10 से 14% ये लोग जो है लेजिस्लेशन में बैठते हैं। दिस रिजर्वेशन इंश्योर्स ए मिनिमम गारंटीड रिप्रेजेंटेशन, तो मिनिमम जो है 33 तो होगा ही, मिनिमम गारंटीड रिप्रेजेंटेशन होगा ही इनका, ठीक है। देन सेकंड है स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, तो लीड्स टू अ मोर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग वुमेन्स वॉइस आर पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो वही होगा, इंक्लूसिव होगा, पार्टिसिपेटिव होगा। देन थर्ड है बिल्ड्स ऑन पंचायत सक्सेस, तो
follow the success of 33% reservation Panchayat Raj institution via 73rd and 74th amendment, which brought lakhs of women into governance role. तो इसमें क्या है कि वहाँ पे लेके आए 33 पंचायत में कि भाई 33% वाला, फिर वो यहाँ पे लेके आए. देन फोर्थ है इम्प्रूव जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस. तो इसमें क्या है, एम्पेरिकल स्टडी शो दैट वुमेन जो लीडर टेंड टू फोकस मोर ऑन वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ एंड ग्रास रूट इशूज़. तो वुमेन है जो वो वेलफेयर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ग्रास रूट में ज़्यादा फोकस करती है. देन फिफ्थ है क्रिएट जो लीडरशिप पाइपलाइन. तो इसमें क्या है, इनेबल जो है मोर वुमेन टू गेन लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस, बिल्डिंग ए कैडर ऑफ फ्यूचर नेशनल लीडर. तो इनको लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा तो ये क्या है, नेशनल लीडर बन सकती है आगे जाके. देन सिक्स है फुलफिल्स ग्लोबल कमिटमेंट. तो इसमें क्या है, अलाइन इंडिया विद इंटरनेशनल नॉर्म्स, एग्जाम्पल CEDAW, and practice in countries like Rwanda, Sweden and Mexico. Then से the political consensus achieved. तो इसमें क्या, the bill was passed almost unanimously, indicating strong cross-party support, a rarity in Indian politics. इसमें क्या है, तो ये सभी ने हाँ बोल दिया इस पे. तो ये बहुत रेयरली हुआ ऐसा. देन है क्रिटिकल एनालिसिस. क्या है इसमें, पहले तो डिलेड इम्प्लीमेंटेशन. तो क्या, दो लॉ लिंक्स इम्प्लीमेंटेशन टू डिलिमिटेशन इन सेंसेस, likely pushing enforcement to after 2029, weakening its immediate impact. अच्छा, तो बोला कि जब डिलिमिटेशन और सेंसस होगा तभी होगा, तो अब क्या वो डिले होते जाएंगे. तो इसका क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट भी डिले हो जाएगा. देन सेकेंड है लैक ऑफ सब कोटा फॉर ओबीसी वुमेन. तो इसमें क्या है, critics argue the bill does not provide for reservation within reservation for OBC women, thus not addressing intersectional inequalities. तो बोला कि SC/ST वुमेन को तो मिल रहा है शायद, पता नहीं, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, पर जो OBC वुमेन के लिए अलग से नहीं है. देन थर्ड है टोकनिज्म विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. तो इसमें क्या है, क्रिटिक सी इट एज सिम्बॉलिक जो है विदाउट एनेबलिंग वुमेन पॉलिटिकली, एग्जाम्पल फंडिंग सपोर्ट, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी एंड लीडरशिप रोल. तो बोला कि ये क्या है, कोई स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं होगा, एक टोकन जैसा ही है ये. स्ट्रक्चर में रिफॉर्म है तब जाके कोई बात भी बने. देन नो अपर हाउस और राज्यसभा प्रोविजन. तो बिल डज नॉट जो है एक्सटेंड योर रिजर्वेशन टू राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिमिटिंग इट्स स्कोप. अच्छा, राज्यसभा में नहीं है ये. देन फिफ्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉक्सी पॉलिटिक्स. तो एज सीन इन पंचायत जिसमें सरपंच पति होता है, कंसर्न जो रिमेन्स ओवर वुमेन बीइंग यूज्ड एज प्रॉक्सीज फॉर मेल फैमिली मेम्बर्स और पॉलिटिकल डायनेस्टीज. तो क्या है, बेसिकली पति जो है काम करेगा, वुमेन वो घर पे रहेगी. देन सिक्स्थ है लीगल जो अनसर्टनिटी ऑन डिलिमिटेशन लिंक. तो क्या है, लिंक जो इम्प्लीमेंटेशन टू फ्यूचर, लिंकिंग इम्प्लीमेंटेशन टू फ्यूचर डिलिमिटेशन has raised legal and constitutional concern over enforceability. कि मान लो वही हो सकता है डिलिमिटेशन हो ही नहीं, है ना, फिर क्या करेंगे. देन वाई आर वुमेन मेंबर जो नीडेड इन लेजिस्लेशन, क्यों ज़रूरत है. तो पहला है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड इक्वालिटी. तो है इसमें क्या, डेमोक्रेसी डिराइव्स लेजिटिमेसी फ्रॉम इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन. तो डेमोक्रेसी तभी लीगल होगी, लेजिटिमेट होगी अगर वो इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन होता है, सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा. वुमेन कंस्टिट्यूट नियरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन येट रिमेन्स अंडर रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज. तो क्या है, वो 50% होती हैं पर वो फिर भी अंडर रिप्रेजेंट होती हैं. तो इसमें क्या है, इंक्लूजन अलाइन विद आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्या है,
इंक्लूड करेंगे तो 14 और 15 को हम फॉलो करेंगे। देन सेकंड है कि सब्सटेंटिव जो रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिसी आउटकम, तो इसमें क्या है, वुमेन लेजिस्लेचर जो ब्रिंग डिस्टिंक्ट जो प्रायोरिटीज टू गवर्नेंस, फोकस मोर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, सोशल जस्टिस एंड चाइल्ड वेलफेयर, तो इन पे ज़्यादा फोकस करती है ये, तो इनकी प्रायोरिटी थोड़ी अलग हो जाती है। तो स्टडी शोज दैट बेसिकली वर्ल्ड बैंक और PRS इंडिया का स्टडी ने बताया कि कंस्टिट्यूंसीज विद वुमेन लीडर्स जो है सी बेटर पब्लिक गुड्स डिलीवरी एंड रिड्यूस करप्शन। तो जहाँ पे वुमेन लीडर होती है वहाँ पे बेटर जो है पब्लिक गुड डिलीवरी होती है, रिड्यूस करप्शन कम होता है। देन थर्ड है ब्रेकिंग जो है पेट्रियार्की एंड रोल मॉडलिंग, तो इसमें क्या है, वुमेन प्रेजेंस चैलेंज पेट्रियार्की नॉर्म इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, तो ये क्या है, पेट्रियार्की नॉर्म को चैलेंज करते हैं। देन एक्ट एज अ सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट, इंस्पायरिंग फ्यूचर जनरेशन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड पब्लिक लाइफ, पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से ये लोग। देन फोर्थ है डाइवर्स पर्सपेक्टिव फॉर इंक्लूसिव लॉ मेकिंग, तो गवर्नेंस बिकम मोर बैलेंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ सोसाइटी व्हेन वुमेन जो है कंट्रीब्यूट टू लेजिस्लेटिव डिबेट्स एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, तो जब वो पार्टिसिपेट करती है तो वो ज़्यादा बैलेंस और रिफ्लेक्ट करते हैं सोसाइटी को जब वो पार्टिसिपेट करती है। देन इंश्योर्स दैट लॉ अकाउंट फॉर gendered experience, especially in areas like labor, safety, reproductive rights and family law, तो इनमें। देन फिफ्थ है बिल्डिंग सोशल जस्टिस एंड इंटरसेक्शनल इंक्लूजन, तो इसमें क्या है, सपोर्ट द गोल ऑफ सोशल जस्टिस एंड एफर्मेटिव एक्शन, तो जो गोल है उसको सपोर्ट करता है ये। तो इनेबल जो है मार्जिनाइज वुमेन, SC ST OBC माइनॉरिटी टू आर्टिकुलेट कम्युनिटी स्पेसिफिक कंसर्न, तो जो ये वुमेन है तो उनकी कम्युनिटी स्पेसिफिक कंसर्न है, उनको रेज करना, उनको सॉल्व करती हैं ये। देन कंक्लूजन में क्या हो जाए कि वुमेन आर नॉट जस्ट स्टेक होल्डर, दे आर इक्वल क्लेमिनेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पावर, देयर प्रेजेंस जो है enrich the legislative process, strengthen accountability and foster inclusive, just and responsive governance. True democracy is impossible without gender balanced representation in its institution, तो इसको रट लेने का है। देन नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें क्वेश्चन आया 2021 में, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अंडर विच legislative council are established, review the working and current status of legislative council with suitable illustration। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इन एन एरा ऑफ जो है डीपनिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट लेजिस्लेचर जो है आर इंक्रीजिंगली वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, रीजनल इनोवेशन एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी विद इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो कंपैरिजन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर क्या होगा, तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या है कि पार्लियामेंट में क्या है, बाइकैमरल होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, प्रेजेंट होता है। स्टेट में क्या होगी, यूनिकैमरल इन मोस्ट स्टेट्स में, बाइकैमरल जो है 6 स्टेट्स में ही है। देन है इसमें गवर्नर नहीं दिया। देन हेड ऑफ द लेजिस्लेचर कौन होगा, तो वो प्रेसिडेंट होता है, पार्ट ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर, आर्टिकल 79 में दिया है। देन गवर्नर क्या है, नॉट अ मेंबर ऑफ मेंबर, अच्छा मेंबर नहीं है ये, बट समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व हाउस, अच्छा तो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होता ये, बट ये सब काम करता है। देन लॉ मेकिंग पावर क्या है, तो पार्लियामेंट में क्या है कि कैन लेजिस्लेट ऑन यूनियन कंकरेंट अंडर आर्टिकल 249 इवन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स में, तो सभी पे बना सकता है ये। स्टेट में क्या है, कैन लेजिस्लेट ओनली ऑन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट लिमिटेड अंडर इमरजेंसी और सेंट्रल ओवरराइड। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो इसमें क्या है, कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368। स्टेट में क्या है, नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देन यूनियन में क्या है कि यूनियन ओवरराइड में, तो इसमें क्या है, अंडर आर्टिकल 249, 250, 252, 365 पार्लियामेंट जो है कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स। स्टेट में क्या हो जाएगा कि नो रेसिप्रोकल प्रोविजन, स्टेट के नॉट लेजिस्लेट ऑन यूनियन लिस्ट, वो नहीं बना सकते। देन क्या है, जुरिसडिक्शन में क्या हो जाएगा
कि पार्लियामेंट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन अलाउड, आर्टिकल 245 बोलता है। स्टेट में क्या है कि लिमिटेड टू स्टेट टेरिटरी ओनली, स्टेट में बना सकते। देन है रिप्रेजेंटेशन ऑन द ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, तो इसमें पार्लियामेंट में क्या है, जैसे दिल्ली पुडुचेरी और JNK जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में। स्टेट में क्या है, यूटीज विद असेंबलीज हैव लिमिटेड लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। देन है जुडिशियल ओवरसाइट, तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट में क्या है कि सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ओनली। स्टेट में क्या है, सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय बोथ बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देन अमेंडमेंट टू सेंट्रल लॉ, इसमें पार्लियामेंट में क्या है कि कैन मॉडिफाई और रिपील ऑल सेंट्रल लॉज। स्टेट में क्या है, कैन नॉट अमेंड सेंट्रल लॉ, एग्जाम्पल IPC, एविडेंस एक्ट, इवन इफ अप्लाइड इन स्टेट कंटेक्स्ट, तो सेंट्रल लॉ को नहीं कर सकता ये अमेंड। देन है एमरजेंसी पावर, तो पार्लियामेंट के क्या पास क्या है, कैन लेजिस्लेट अक्रॉस स्टेट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी में स्टेट की सब्जेक्ट में भी लॉ बना सकता है शायद ये। देन स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होगा, लेजिस्लेचर कैन मे बी सस्पेंडेड अंडर प्रेजेंट रूल, आर्टिकल 356 में। देन है मनी बिल में क्या होगा, पार्लियामेंट में क्या होगी, ओनली जो लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस राज्यसभा इज लिमिटेड पावर। स्टेट में क्या होगा कि ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली कैन इंट्रोड्यूस काउंसिल इफ प्रेजेंट इज मोस्टली एडवाइजरी। अच्छा, तो बस वो एडवाइस करेगा काउंसिल। देन है कंपैरिजन क्या होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का ज़्यादा, तो इसमें है कंपैरिजन लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसमें क्या है, मेथड ऑफ इलेक्शन, तो विधानसभा दैट इज असेंबली में क्या होगा कि डायरेक्ट इलेक्शन बाय पीपल। परिषद में क्या होगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, टीचर्स, ग्रेजुएट, MLA, लोकल बॉडीज एंड नॉमिनेशन बाय गवर्नर, तो ये सब करेंगे। तो इसके बाद में है पावर ओवर मनी बिल, तो इसमें क्या है, एक्सक्लूसिव पावर कैन, मतलब जो असेंबली है वो एक्सक्लूसिव पावर होती है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं मनी बिल को। विधान परिषद में क्या है, ओनली मेक रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, ये आर्टिकल 198 में। रोल इन बजट, इसमें क्या है, असेंबली में क्या होगा कि पासिस द स्टेट बजट। देन परिषद, विधान परिषद डिस्कस कर सकता है बट नॉट वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। देन कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, में क्या है कि असेंबली के पास में हैज़ रियल कंट्रोल थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्वेश्चंस एंड डिबेट। देन परिषद में क्या होगी, नो सच पावर, फंक्शंस एज अ रिवाइजिंग चेंबर। देन अमेंडमेंट ऑफ बिल्स, इसमें क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा, इंट्रोड्यूस एंड अमेंड ऑर्डनरी एंड फाइनेंशियल बिल। विधान परिषद में क्या होगा कि कैन डिले एंड सजेस्ट चेंजेस एक्सेप्ट इन मनी बिल। देन डिसोल्यूशन, तो इसमें क्या, विधानसभा में क्या होगा, कैन बी डिजॉल्व बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ CM। तो विधान परिषद में क्या होगा, कैन नॉट बी डिजॉल्व, ये कंटिन्यूस बॉडी होती है। देन एग्जिस्टेंस, इसमें विधानसभा में क्या होगा कि मैंडेटरी इन ऑल स्टेट्स में। देन विधान परिषद में क्या होगा कि ऑप्शनल है, ओनली 6 स्टेट्स हैव इट, दैट इज़ UP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। देन फाइनल से इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, इसमें क्या है कि विधानसभा में क्या होगा कि असेंबली का डिसीजन प्रिवेल आफ्टर अ डिले पीरियड। देन विधान परिषद में क्या होगी, कैन डिले ऑर्डनरी बिल फॉर 4 months इन टोटल, इसमें क्या 2 अटैम्प्ट होंगे ऑफ 1 month ईच। दैन क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसमें क्या आर्टिकल 169 में दे रखा है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएट और अबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, तो पार्लियामेंट ही बनाया उसको ख़त्म कर सकता है सिंपल मेजॉरिटी से, प्रोवाइडेड द कंसर्न स्टेट legislative assembly जब passes the resolution by special majority, that is majority of the total membership and 2/3 of the member present in voting। तो बोला कि पहले तो असेंबली जो है स्टेट की उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसमें कि टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी, उसका मेजॉरिटी दैट इज 50% का ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और जो 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग वो। इनकी फीचर्स ऑफ द प्रोविजन, इसमें क्या है कि स्टेट के नॉट जो है यूनिलेटरली क्रिएट और अबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट खुद से नहीं कर सकता। देन फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद यूनियन पार्लियामेंट नॉट द स्टेट,
तो फाइनली पार्लियामेंट ही करता है जो भी करता है। द रेजोल्यूशन पास बाय द असेंबली इज रिकमेंडेटरी नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट। अच्छा, तो जो रेजोल्यूशन है वो रिकमेंडेटरी हो सकता है, पार्लियामेंट बनाए या फिर डिजॉल्व ना करे। देन इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म क्या होगा, तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, इसमें क्या है कि ऑल स्टेट्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सम हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर व्हाइल अदर्स आर यूनिकैमरल, तो सभी का एक इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है। दिस रिफ्लेक्ट्स एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म वेयर स्टेट्स कैन हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड रीजनल नीड्स। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में हर जगह हर किसी के पास में फेडरलिज्म मतलब काउंसिल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र कर्नाटका हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल और केरला तमिलनाडु डू नॉट। देन सेकेंड है सेंट्रल डोमिनेंस इन स्टेट मैटर्स, तो पार्लियामेंट इज फाइनल से इन क्रिएटिंग और अबॉलिशिंग द काउंसिल इवन आफ्टर स्टेट हैज एक्सप्रेस्ड इट्स विल। तो फाइनल से पार्लियामेंट का रहता है। शोज यूनिटरी बायस इन द इंडियन फेडरलिज्म, तो वही यूनिटरी बायस तो है ही यही चीज़। एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश पास रेजोल्यूशन टू अबॉलिश दिस काउंसिल इन 2020 बट पार्लियामेंट हैज़ नॉट येट एक्टेड। अच्छा, आंध्र प्रदेश को अबॉलिश करना था पर पार्लियामेंट ने अभी तो कुछ किया नहीं उसके ऊपर। राधा राधा। वीकनिंग स्टेट ऑटोनॉमी, इसमें क्या है, सिंस द स्टेट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग इट कैन लीड टू स्टेलमेट और डिनायल ऑफ स्टेट एस्पिरेशन। तो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है तो क्या हो सकता है कि जो स्टेट का जो भी बात है उसको नहीं मानेगा वो। अ स्टेट लेजिस्लेटिव इंटेंट कैन बी जो ओवररिडन और इनडिफरेंटली डिलीड बाय द पार्लियामेंट, तो ओवरराइड कर सकता है पार्लियामेंट या फिर डिले कर सकता है उसको। देन फोर्थ है पॉलिटिकल कंसिडरेशन, तो इसमें क्या है, द डिसीजन टू क्रिएट और अबॉलिश काउंसिल मे बी इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिकल और थीमेटिक एट द सेंटर अफेक्टिंग द फेडरल बैलेंस। तो अबॉलिश या फिर क्रिएट करना जो है वो सेंटर्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, फिर वो बैलेंस को अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल काउंसिल हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एज rehabilitation ground for unelected politicians, and some ruling parties have sought their abolition after electoral losses in the upper house। तो काउंसिल को बोला जाता है कि जो कि अनइलेक्टेड पॉलिटिशियन जो इलेक्टेड होके नहीं आते हैं ना, वो यहाँ पे बैठते हैं, एक रिहेबिलिटेशन ग्राउंड जैसा उनके लिए। और कहीं कहीं पे तो उनको अबॉलिश करने को बोल दिया क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है। देन है फिफ्थ है लेजिस्लेटिव डाइवर्सिटी, तो दिस प्रोविजन जो allows for flexibility and state specific arrangement aligning with cooperative federalism when used responsibly। तो इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और स्टेट स्पेसिफिक हुए, किसी को ज़रूरत है किसी को नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। अलाइंग विद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म व्हेन यूज रिस्पॉन्सिबली, तो कॉपरेशन से काम करेंगे तो अच्छा होगा। एंड काउंसिल कैन फंक्शन एज रिवाइजरी चेम्बर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लॉ मेकिंग, तो वो रिवाइज कर सकता है, कोई भी लॉ है उसको रिवाइज कर सकता है, दोबारा से सोचने को बोल सकता है, तो क्वालिटी जो है इम्प्रूव करता है लॉ की। एग्जांपल है उत्तर प्रदेश एंड बिहार जो है हिस्टोरिकली यूज देयर काउंसिल फॉर इन डेप्थ स्क्रूटनी ऑफ एजुकेशन एंड लैंड रिफॉर्म बिल्स। उत्तर प्रदेश बिहार उन्होंने जो है यूज़ करा है काउंसिल्स को स्क्रूटनी के लिए, ठीक है। देन वे फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें क्या इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, तो क्या है establish independent research wing to aid MLA in legislative work online of PRS for parliament। ये क्या है ये, तो ये काउंसिल रहेगा ना, तो क्या करेगा ये, एक तरीके से रिसर्च विंग प्रोवाइड कर सकते हैं लॉ बनाने में। कंडक्ट जो रेगुलर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग लेजिस्लेचर, ये क्या है ये, then रिवाइटलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटी, तो इसमें क्या मेक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटी जो है एक्टिव एंड चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पूरे के बारे में है ये। तो मेक डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज जो एक्टिव एंड मैंडेटरी इन ऑल स्टेट्स, कि भाई वो जो कमिटीज़ हैं वो काम करे और बननी ही चाहिए हर स्टेट में। इंश्योर रेगुलर सिटिंग टाइमली रिपोर्ट एंड कंपलसरी मिनिस्ट्रियल अपीयरेंस फॉर अकाउंटेबिलिटी, कि भाई
हमेशा बैठे, रिपोर्ट टाइमली दें और मिनिस्टर को अपीयर होना ही पड़ेगा उसमें। देन थर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ असेंबली सिटिंग्स। तो सेट अ लीगल मिनिमम एग्जाम्पल 90 days पर ईयर टू इंश्योर रेगुलर एंड मीनिंगफुल लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट। कि भाई कुछ भी सेट कर दो लीगल मिनिमम। एग्जाम्पल राजस्थान एंड पंजाब have had less than 25 sittings in some years. ओ भाई। Then है strengthening opposition and intra-party democracy। तो क्या है increase time for private member bill and motion by opposition parties। तो प्राइवेट मेंबर बिल है उनको टाइम देना चाहिए और जो मोशन ओपोजिशन पार्टी मोशन लेके आती है उसको भी टाइम देना चाहिए। देन रिकॉग्नाइज एंड एम्पावर द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन कमिटी अपॉइंटमेंट एंड डिस्कशन। तो कमिटी में और डिस्कशन में जो है वो लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एम्पावर उसको पावर दे देनी चाहिए। देन इंश्योरिंग डेकोरम एंड डिसिप्लिन। तो बेसिकली एनफोर्स क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एमएलए विद deterrent against frequent disruptions। robust अच्छा robust enforce robust जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एमएलए विद deterrent against frequent disruption। तो ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लेके आओ जिससे कि वो जो डिसरप्शन करते हैं उसको कम कर सके। देन यूज क्या है बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड रियल टाइम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेंबर पार्टिसिपेशन। तो बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट हो गया और कुछ हो गया उसको अटेंडेंस के लिए यूज़ करो और डॉक्यूमेंटेशन करो कि कितना पार्टिसिपेट करे मेंबर्स ने। देन है सिक्स्थ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असेंबलीज। तो इसमें क्या है डिजिटाइज लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड एंड मेक प्रोसीडिंग्स पब्लिकली एक्सेसिबल इन रीजनल लैंग्वेज। तो जो भी लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स है जो भी लॉ हैं जितने बनाए हैं उनको डिजिटलाइज कर दो, ऑनलाइन अपलोड कर दो और जो भी प्रोसीडिंग हुई है उसको रीजनल लैंग्वेज में भी लोगों को मिल सके ऐसा कर दो, पब्लिश कर दो। देन है डेवलप ई असेंबली प्लेटफॉर्म विद लाइव अपडेट्स बिल्ड ट्रैकिंग एंड सिटीजन फीडबैक ऑप्शंस। तो एक प्लेटफॉर्म कोई मतलब वेबसाइट ले आओ ई असेंबली, ठीक है, जिसमें लाइव अपडेट मिलती रहे अभी ये पास हो गया, इतनी वोटिंग हो गई, ऐसा हो गया, बिल को ट्रैक कर सकते भी यहाँ पे वहाँ पे और सिटीजन में फीडबैक भी दे सके। देन है एनहांस फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो इसमें क्या है स्ट्रेंथन जो है फाइनेंशियल स्क्रूटनी ऑफ बजट एलोकेशन एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्ट्रेंथन फाइनेंशियल स्क्रूटनी, जो बजट एलोकेशन है ना उसको स्क्रूटनाइज करे कि भाई किसको कितना देना चाहिए। देन ट्रेन एमएलएज टू एनालाइज आउटकम बजट एंड मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो जो है एमएलए उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भाई जो बजट है उसका आउटकम वो एनालाइज कर पाएगी। इतना पैसा तो हमको इतने स्कूल बनाने थे, कितने बने हैं, कितना रोड बने हैं, इस तरीके से। एंड क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन है रिफॉर्मिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल वेरी एप्लीकेबल। इसमें क्या रिविजिट जो है कंपोजिशन टू रिड्यूस पॉलिटिकल पेट्रोनेज इंश्योर प्रोफेशनल एकेडमिक्स आर नॉमिनेटेड। तो इसमें क्या है कि जो कंपोजिशन है कि एमएलए होगा, ये होगा, वो होगा, तो उसको कंपोजिशन को रिविजिट दोबारा से चेंज कर दो जिससे कि प्रोफेशनल एकेडमिक्स हैं वो नॉमिनेट होकर आ सके। तो डिफाइन जो क्लियर रूल्स टू मेक द काउंसिल ऑफ फोरम फॉर सीरियस लेजिस्लेटिव रिव्यू। तो जो रोल है उसको डिफाइन कर दो जिससे ये सीरियसली काम कर सकें ये लोग। यानी कंक्लूजन में रहता। तो इसमें कंक्लूजन में क्या है, इफ पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द नेशन, स्टेट लेजिस्लेचर आर इट्स ईयर ऑन द ग्राउंड, strengthening them, bridge the gap between policy and people. Then the next stage topic is judiciary. So there is no better test of excellence of a government than the efficiency of judicial system. Then Lord ब्राइस ने बोला ऐसा, PYQs बहुत भयंकर आए हैं इसमें।
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्री पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस क्रिटिकली 2013 में है। देन है starting from inventing the basic structure doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. Then, what was held in the Kyolo case? In this context, can you say this judicial review is of key importance amongst the basic feature of the Constitution? Then critically examine the Supreme Court's judgment on National Judicial Appointment Commission Act 2014 with reference to permanent appointment of judges of higher judiciary in India. Then the next question है whether the Supreme Court judgment जो 2018 का can settle the political tussle between Lieutenant Governor and elected government of Delhi. इसको एग्जामिन करो. Then judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of power as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the large number of filing of large number of public interest petition praying for issuing guideline to executive authorities. Then discuss the desirability of greater representation to women in the higher judiciary to ensure diversity, equality, and inclusiveness. Then a constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Comment. Then I explain the reason for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as world's most powerful judiciary. Then है इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है इंडियन जुडिशरी इज़ मोर देन अ गार्डियन ऑफ लॉ. ठीक है. इट इज़ कंसाइंस कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन अ डेमोक्रेसी तो इंडियन जुडिशरी इज़ मोर देन गार्डियन ऑफ लॉ. इट इज़ कंसाइंस कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है उसको रखती है. इन अ डेमोक्रेसी बिल्ट ऑन डिबेट and dissent, the judiciary stands as a final voice of reason and justice. जहाँ पे डिबेट और डिसेंट होता है वहाँ पे जुडिशरी ने जो बोल दिया वो फाइनल वॉइस है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डूइंग कीमोथेरेपी ऑन द कार्सिनोजेनिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. ये उपेंद्र बख्शी ने बोला है. देन आइडिया एंड रोल ऑफ जुडिशरी. तो इसमें क्या है जुडिशरी इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ आर फंडामेंटल राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है फार को. तो इट इंश्योर द रूल ऑफ लॉ बाय इंटरप्रेटिंग लॉ एंड प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. It ensures rule of law by interpreting laws and preventing abuse of power by executive and legislature. तो ये क्या करती है कि जो लॉज को इंटरप्रेट करती है और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर को ज़्यादा यूज़ करे उसको बचाती है. देन है अपहोल्ड फेडरल इक्विलिब्रियम एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी. तो उसको अपहोल्ड करती है. देन है फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी. इसमें क्या होगा सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी विद सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स. फीचर क्या है कि सिंगल एक ही इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है. इसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पे रहता है फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. उसके नीचे सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट होता है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंश्योर थ्रू. अभी कैसे इंश्योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है पहला तो होगा अपना स्क्रूटनी ऑफ टेन्योर फॉर जजेस, द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर जजेस. देन है सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड. तो क्या है टेन्योर जो है की सिक्योरिटी रहती है 5 साल है तो है मतलब जो भी है. देन है सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड में चार्ज होता है. देन पावर ऑफ कंटेम्प्ट रहता है इनके पास में. देन है सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. तो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है. कोई भी पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता.
देन फाइनल कोर्ट ऑफ अपील रहता है। ये हाई कोर्ट जो है एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड सुपरवाइज लोअर कोर्ट, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जैसे काम करता है, सुपरवाइज करता है लोअर कोर्ट को। देन जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल अंडर आर्टिकल 13, 32 226। Then a separation of power is maintained through the judiciary play an active role in governance through judicial activism and PILs. तो सेपरेशन ऑफ पावर जो मेंटेन रहता है, पर साथ के साथ जुडिशियल एक्टिव भी रहती है गवर्नेंस में, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म PILs के थ्रू। देन एवोल्यूशन एंड फेजेस ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो अर्ली इंडिपेंडेंस फेज में क्या था, तो इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन जो एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश कर दिया था इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। इसके अर्ली ईयर्स मार्क्ड बाय द जुडिशियल restraint and deference to legislative wisdom। तो पहले क्या था, जुडिशियल रेस्ट्रेन था, कम पावर थी। एग्जाम्पल सज्जन सिंह जो 1965 कोर्ट रिफॉर्म जो पार्लियामेंट्स अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बोला कि भाई पार्लियामेंट के पास में भयंकर पावर है, अनलिमिटेड पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। देन है ग्रेजुअल जो एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी इनटू एन असर्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो फिर क्या है कि एवोल्यूशन होता रहा इसका जुडिशरी का, है ना, ये अपने आप को असर्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में लेके आ गए। देन एमर्जेंस ऑफ डॉक्ट्राइन लाइक जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, तो केसमैन भारतीय केस में 1973 में आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, तो व्हेन टू प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट जो इंटरप्रेट देम टू कोएग्जिस्ट विदाउट इनवैलिडेटिंग आइदर यूज इन केस लाइक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 टू रिजॉल्व फंडामेंटल राइट्स वर्सेस अमेंडमेंट पावर। देन है सीवियरेबिलिटी एंड एक्लिप्स, ये सब डॉक्ट्राइन्स इमर्ज हुए। देन है सेकेंड है एक्टिविस्ट फेज, इसमें 1970 से 1990 का रहा है ये। तो इसमें मार्क्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन जुडिशियल अप्रोच पोस्ट इमरजेंसी। तो इसमें क्या है, बर्थ ऑफ पब्लिक PIL, बर्थ हुआ PIL का मेड जस्टिस मोर एक्सेसिबल टू द पुअर एंड मार्जिनाइज। तो PIL जैसे है तो पुअर लोगों को ज़्यादा जस्टिस मिला। देना लैंडमार्क जजमेंट्स वो आए जैसे कि मीनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, तो इसने एक्सपैंड करा आर्टिकल 21 को। देन मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, तो इसने क्या करा, रीफॉर्म कर दिया लिमिटेशंस ऑन पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पार्लियामेंट की पावर को कम कर दी इसने, ठीक है। देन कंटेम्प्रेरी फेज ये हुआ आया 2000 ऑनवर्ड। तो इसमें क्या है, जुडिशरी जो इंटरवीन इनकी पॉलिसी एरियाज, एनवायरनमेंट, जेंडर राइट, इलेक्टोरल रिफॉर्म, सिविल लिबर्टीज। देन ग्रेटर यूज ऑफ सुमोटो कॉग्निजेंस बाय कोर्ट, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा मणिपुर वायलेंस 2023। तो SC ने रजिस्टर्ड अ सुमोटो केस ऑन ethnic violence and sexual assault after a video of women being paraded naked surfaced। तो खुद ने सुमोटो लिया इसने वायलेंस के ऊपर। देने पोल्यूशन इन दिल्ली NCR, तो इसमें कोर्ट रेगुलरली took sumoto notice of rising air pollution and directed the strict implementation of the anti pollution norms। तो इसने खुद ने सुमोटो लिया और डायरेक्शन दिया एंटी पोल्यूशन नॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन एंड एम्फसाइजिंग ऑन ट्रांसपेरेंसी, एग्जांपल लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग। तो डिजिटाइजेशन ज़्यादा कर दिया और लाइव प्रोसीडिंग करने लगे, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आई। देन है मेजर जो है जुडिशियल डॉक्ट्राइन अपहोल्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो इसमें क्या है, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें क्या है, दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट कैन नॉट ऑल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई बस बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते, बाकी अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। देन है ensure that core democratic values like secularism, rule of law, judicial independence and free election जो remains intact, कि जो values हैं intact रहें, secularism, rule of law, judicial independence, free election, ठीक है। Reaffirm in case like Indira Gandhi versus Raj Narayan 1975 and Minerva Mill versus Union of India 1980। देन है सेकेंड है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू,
तो इसमें क्या है कि अलाउ कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू में ये देखते हैं कि भाई जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ने एक्शन लिया वो कॉन्स्टिट्यूशनली है क्या या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है। तो ये रूटेड इन आर्टिकल 1332 सुप्रीम कोर्ट एंड 226 हाई कोर्ट। देन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट एंड इंश्योर लॉ कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एफआर को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई कोई हटा न ले और जो लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से को फॉलो करे। देन अप्लाइड इन केसेस लाइक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1976 एंड एसआर बोमाई वर्सेस नहीं क्योहोलोन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु आईआर क्योलोहो पता नहीं क्या ये 2007। देन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें क्या है, इंश्योर दैट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये इंश्योर करते हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करें, ठीक है। देन जुडिशरी यूजेस दिस टू रेजिस्ट एनक्रोचमेंट इनटू इट्स डोमेन। तो जुडिशरी इसको यूज़ करती है कि भाई इंक्रोचमेंट को हटा सके। देन अफॉर्म्ड इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 एंड स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बाल मुकुंद शाह 2000। देन फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। तो इसमें क्या है, यूज्ड टू डिटरमाइन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस व्हेन टू लॉ अपीयर टू एनक्रोच ऑन ईच अदर्स डोमेन। जब दो लॉ जो एक दूसरे को मतलब ओवरराइड करेंगे तब देखेंगे कि भाई कौन सा सही है। तो फोकस ऑन द ट्रू नेचर ऑफ द लेजिस्लेशन नॉट इट्स इंसिडेंटल इफेक्ट। कि नेचर देखेंगे लेजिस्लेशन का कि लॉ का नेचर क्या है, ट्रू नेचर क्या है, ना कि उसके इफेक्ट को। तो प्रोटेक्ट फेडरल बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो ये अप्लाइड इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस पीएन वर्सेस एफएन बालसारा 1951। एफएन की पीएन एफएन है ये शायद, सारा बाल। देन है फिफ्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशंस में क्या है, प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम डूइंग इनडायरेक्टली व्हाट इट कैन नॉट डू डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली नहीं कर सकता ना तो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकता, ये है। तो इंश्योर दैट लॉ मेकिंग रिमेन्स ऑनेस्ट एंड विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। कि वो सही तरीके से लॉ बनाए। देन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो इसमें क्या है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट बिकम्स इनऑपरेटिव बट नॉट वॉइड इनऑपरेटिव। तो क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, इसमें क्या है, इफ a law inconsistent with fundamental right becomes inoperable eclipse but not void। तो जो लॉ है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होता। इफ द कॉन्फ्लिक्टिंग फंडामेंटल राइट इज लेटर अमेंडेड द लॉ रिवाइज ऑटोमेटिकली। अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड कर देते हैं और वो लॉ के हिसाब से हो जाता है तो जो लॉ है वो रिवाइव हो जाएगा दोबारा से। देन डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेविएबिलिटी। तो इसमें है कि इफ एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ अ लॉ कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ओनली द ऑफेंडिंग पार्ट इज स्ट्रक डाउन। अगर एक लॉ का अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट हटा सकते हैं तो वो जो ओनली ऑफेंडिंग पार्ट है वो हट जाएगा। एंश्योर दैट द एंटायर स्ट्रक्चर्स आर नॉट इनवैलिडेटेड अननेसेसरली, कि पूरा ख़राब नहीं करे। देन एट्थ है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मेजर्स टेकन बाय द स्टेट मस्ट बी रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव। कि जो भी मेजर लिए हैं वो रीजनेबल हो और जो ऑब्जेक्टिव उससे ज़्यादा नहीं लिए हों। तो स्ट्रेंथन ड्यू प्रोसेस एंड लिमिट्स आर्बिट्री स्टेट एक्शन। कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना ही एक्शन लो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो, है ना। देन है अप्लाइड इन पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 राइट टू प्राइवेसी के केस में। देन है डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसमें क्या है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन बट अ जुडिशियल इनोवेशन। तो ये जुडिशियल इनोवेशन है ये। एक्सपेंड्स access to justice to the poor, marginalized and voiceless। तो एक्सपैंड करता है access to justice, ठीक है। देन
empowers any citizen to approach the court for public causes. तो ये सिटीजन को एम्पावर करेगा कि भाई वो कोर्ट पे जा सके. Then pioneered in SP Gupta vs Union of India 1981 में, and expanded in People's Union for Democratic Rights vs Union of India 1982 में इसमें लगा. Then appointment procedure in higher judiciary, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैसा होता है. तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का है 124 में दे रखा है, हाई कोर्ट का 114 में दे रखा है, नहीं 217 में दे रखा है. तो इसमें क्या है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस और द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज से पूछ के करेगा. देना हाई कोर्ट में क्या होगा कि 217 में जज अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट. तो प्रेसिडेंट ही करेगा, पर इसमें क्या है वो चीफ जस्टिस सीजीआई से पूछेगा, गवर्नर से पूछेगा और जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उससे पूछेगा. देन क्या है, दिल विच होड़ लगी थोड़ लगी थोड़ लगी. देन क्या है कोलिजियम सिस्टम. इसमें क्या होता है ना कि ना कोलिजियम सिस्टम में होता है एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर कैसा रहा इसका. तो कोलिजियम सिस्टम में जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशरी ने बनाई है, that govern the appointment and transfer of judges of the Supreme Court and High Court. तो अपॉइंटमेंट ट्रांसफर को गवर्न करता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का. देन है इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इवॉल्व थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द 3 जज केसेस में. तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है पर जजमेंट के थ्रू आई है. तो 3 केसेस हुए. तो पहला है कि फर्स्ट जज केस है 1981 का ये. तो इसमें है कि held that consultation the Chief Justice of India does not mean concurrence, gave primacy to the executive. कि भाई जो प्रेसिडेंट बन करेगा तो जो कंसल्ट करेगा वो ज़रूरी नहीं है कि उसको मानना ही पड़े. सेकंड जज में बोला कि ओवर रूल द फर्स्ट केस सीजीआई रिकमेंडेशन जो है बेस्ड ऑन कोलिजियम ऑफ सीनियर जजेस वुड हैव प्राइमेसी. बोला कि जो सीजीआई जो रिकमेंड करेगा और वो कैसे करेगा, जो सीनियर जजेस उनके कोलिजियम से पूछ के जो सीजीआई रिकमेंड करेगा वो मैंडेटरी हो जाएगा. देन थर्ड जज केस में क्या होगा, फॉर्मली जो इंस्टीट्यूशनलाइज कोलिजियम तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. तो इसमें क्या है फॉर सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनसे पूछ के करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को. सीजीआई प्लस 4 है ना. देन हाई कोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा, चीफ जस्टिस हो जाएगा उस हाई कोर्ट का, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के, प्लस इनपुट फ्रॉम द एससी का कोलिजियम. तो ऊपर वाले तो है ही है ना. अब इसमें क्या है, तो सीजीआई हाई कोर्ट का हो जाएगा, 2 सीनियर मोस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा. ठीक है. देन है वाई द कोलिजियम सिस्टम इज नीडेड इन इंडिया. तो इसमें क्या है, इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो इसमें क्या है कि कीप्स द जुडिशियल अपॉइंटमेंट फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस. की भाई कोलिजियम में क्या है कि 5 हो गए ना ये सीजीआई और प्लस 4. तो यह कि एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी से नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसको मानना पड़ेगा. देन है सेफगार्ड रूल ऑफ लॉ. सेफगार्ड्स रूल ऑफ लॉ तो बेसिकली प्रिवेंट जो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी, इंश्योर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन लॉ नॉट लॉयल्टी. कि भाई जो डिसीजन है वो लॉ के बेसिस पे हैं. ठीक है. देन इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी. इसमें क्या है, कोलिजियम नाउ पब्लिशेस अपॉइंटमेंट डिसीजन एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी. तो कोलिजियम क्या है अभी पब्लिश कर देता है कि भाई इसको अपॉइंट करना है, क्या है ये लिस्ट दे रखी है, इनमें से ही बनेगा कोई, इनमें जो सीनियर मोस्ट है उसकी लिस्ट निकाल देता है. तो इससे क्या अकाउंटेबिलिटी रहती है. देन प्रमोट जो है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. तो क्या है इसमें इंश्योर्स सीनियरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल नॉलेज गाइड्स जुडिशियल एलिवेशन. कि भाई जो सीनियरिटी के बेसिस पे और जो नॉलेज है वो ही आगे जाए. देन है जुडिशरीज का राइट बेस्ड रिकॉर्ड. तो इसमें क्या है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैज़ expanded rights through landmark verdicts. Example, privacy in LGBTQ plus. तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है उसने एक्सपैंड कर रखा है राइट्स थ्रू लैंडमार्क वर्डिक्स.
देन क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरल इशू, तो बेसिकली ओपेसिटी एंड सीक्रेसी, तो उसमें क्या है कि नो रिटन गाइडलाइन, रीजन फॉर सिलेक्शन और रिजेक्शन नॉट मेड पब्लिक, तो भाई कोई गाइडलाइन नहीं है कि इस बेसिस पे होगा ये होगा, एंड रीज़न क्या है कि सिलेक्शन का भाई इस बेसिस पे हमने सेलेक्ट करा या फिर रिजेक्ट करा, उसको पब्लिक को नहीं बताया जाता। देन है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें क्या है नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट और पब्लिक स्क्रूटनी, तो ये पार्लियामेंट को आंसर नहीं करते ये। देन है नेग्लेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो उसमें क्या है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, SC ST OBC ओ माइनॉरिटी एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो इनका जो अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है एज पर द स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023, वुमेन कंस्टिट्यूटेड रफली 14% ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट एंड जस्ट 9.3% इन सुप्रीम कोर्ट, बस इतना सही 14 और 9% है ये। देन ए डिलेड अपॉइंटमेंट, तो ओवर 30% ऑफ द सैंक्शन जुडिशियल पोजीशन रिमेन्स वेकेंट ड्यू टू डिले बाय एग्जीक्यूटिव और कोलिजियम ग्रिडलॉक, तो या तो एग्जीक्यूटिव डिले कर देता है, कोलिजियम नाम नहीं दे पाता, तो 30% जो है वो वेकेंट रहते हैं। देन नो परफॉर्मेंस बेंचमार्क, तो इसमें क्या है कि कोलिजियम जो है मेंबर्स आर नॉट बाउंड बाय परफॉर्मेंस इंडिकेटर और सिस्टमैटिक वेटिंग, तो कोलिजियम के मेंबर जो हैं वो कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं मतलब देते हैं ये। देन रीसेंट डेवलपमेंट, तो 2020 से 24 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पुश फॉर ट्रांसपेरेंसी, तो इन 2021 एंड 23 में द कोलिजियम पब्लिश्ड नेम्स एंड रीजन फॉर रिकमेंडेशन ऑन द SC वेबसाइट, तो जो कोलिजियम ने जो पब्लिश कर दिया नाम को और रीज़न भी बता दिया वेबसाइट पे। देन इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ डिस्क्लोजिंग डिसेंटिंग व्यूज अमंग कोलिजियम मेंबर्स, एग्जांपल जस्टिस KM जोसेफ डिसेंट, तो वो डिस्क्लोज भी कर सकते हैं कि भाई इनका जो है वो कोलिजियम में ये डिसेंट कर रहे हैं नाम देने से, मतलब इसके ऊपर ये डिसेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी फ्रिक्शन, तो इसमें क्या है कि द गवर्नमेंट रिटर्न और डिलीड सेवरल रिकमेंडेशंस, एग्जांपल जस्टिस कुरैशी's एलिवेशन एंड ट्रांसफ़र डिले, तो वो तो नाम दे देती है पर गवर्नमेंट उसको रिटर्न कर देती है या तो फिर डिले कर देती है रिकमेंडेशंस को। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट जो हैव जो क्रिटिसाइज द कोलिजियम फॉर बीइंग जो ओपेक एंड अनडेमोक्रेटिक, तो लॉ मिनिस्टर ने बोला कि ओपेक है अनडेमोक्रेटिक है क्योंकि अपनी मर्जी से नाम देते हैं, सबसे पूछते हैं नहीं, और उसी के बेसिस जो नाम दिए उसी पे उनको अपॉइंट करना पड़ता है। देन इन मल्टीपल स्पीचेस द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ NGSC मॉडल, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इसको रिकंसिडर करो, इसको चेंज करो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो है वो मॉडल है उसको। देन है जेंडर रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या है 2021 में क्या है 3 वुमेन जो है रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द SC इंक्लूडिंग जस्टिस BV नागरत्ना सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन CJI इन 2027। इक्कीस में 3 नाम दिए, तो ये 27 में पहली बन जाएगी। देन स्टिल वुमेन मेकअप लेस देन 14% ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट में 14 है और सुप्रीम कोर्ट में 9.3 है। देन यूज़ ऑफ डिजिटल वेटिंग, तो इसमें क्या है कोलिजियम हैज़ स्टार्टेड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन कोऑर्डिनेशन विद IB एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो कंसल्ट कर लेते हैं और जो बैकग्राउंड का वेरीफाई कर लेते हैं ऑनलाइन ही ये लोग। देन वे फॉरवर्ड क्या है कि इंश्योर जेंडर ट्रांसपेरेंसी, तो उसमें क्या है मेक कोलिजियम डिसीजन पब्लिकली एक्सेसिबल विद क्लियर जो रीजनिंग फॉर अपॉइंटमेंट रिजेक्शन एंड ट्रांसफ़र, तो जो डिसीजन लेते हैं कोलिजियम जो है वो उसको पब्लिकली एक्सेसिबल कर दो कि सभी किसी को भी चाहिए तो मिल जाए, तो इसमें क्लियर रीजनिंग दें कि भाई अपॉइंटमेंट क्यों करा, रिजेक्ट क्यों करा और ट्रांसफ़र क्यों करा। तो 2017 से सम जो रेजोल्यूशंस हैव बीन पब्लिश्ड ऑनलाइन बट दिस नीड्स टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। देन है सेकेंड है इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल डाइवर्सिटी क्राइटेरिया, तो मैंडेट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन SC ST OBC माइनॉरिटी एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर इन अपॉइंटमेंट टू इंश्योर इंक्लूसिवनेस, तो इसमें क्या है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सबका हो जिससे कि भाई इंक्लूसिवनेस आए। देन है
इंक्लूड एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट। अच्छा, तो establish a permanent secretary to manage a logistic, maintain record and provide research inputs to the collegium। वह एक सेक्रेटरी बना दो जिससे कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करे, लॉजिस्टिक मैनेज कर सके और जो है रिसर्च दे सके कॉलेजियम को। तो ये किसने करा? लॉ कमीशन की जो है कौन सी 214th रिपोर्ट ने ऐसा बोला है। देन है क्रिएट अ स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, तो सेटअप अ स्ट्रक्चर merit based evaluation system involving annual judicial performance review for elevation decision। तो एक क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बना दो भाई, मेरिट बेस्ड एवोल्यूशन हो उनका। हाउ यूकेजी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यूजेस डिफाइंड क्राइटेरिया एंड पैनल्स। देन है कोडिफाई गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन, तो lay down the statutory or constitutional norm for selection, prioritizing integrity, merit, diversity, and regional balance। स्ट्रेंथन द लोअर जुडिशरी पाइपलाइन, तो इसमें क्या है कि एनकरेज प्रमोशन ऑफ मेरिटोरियस डिस्ट्रिक्ट जज टू हाई कोर्ट टू डाइवर्सिफाई द टैलेंट पूल बियॉन्ड एलीट लीगल सर्कल्स। तो जो मेरिटोरियस जजेस हैं उनका प्रमोशन हो, जैसे कि जो एलीट लीगल सर्कल है उससे ऊपर ये लोग आ सके। देन है रिलेशन फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन रैशनल, क्या है क्यों होना चाहिए जुडिशरी में। तो पहला है कि एनहांस जुडिशियल डाइवर्सिटी, तो इसमें है कि इन द सबरीमाला जजमेंट 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा's dissent underscore the need for respecting religious diversity while balancing gender right, a nuanced perspective grounded in both constitutional law and social context। ये क्या है पता नहीं। देन सेकंड है स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसमें क्या है द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस लीला सीट एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट जो हिमाचल प्रदेश 1991 में was widely celebrated, enhanced faith in judicial inclusion and fairness। तो लीला सीट पहली बनी तो बहुत सेलिब्रेट करा उसको। देन है थर्ड है प्रमोट जेंडर जस्टिस, तो इसमें क्या है कि जस्टिस सीमा कोहली दिल्ली हाई कोर्ट का तो डिलीवर्ड ए लैंडमार्क रूलिंग ऑन वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट, demonstrating sensitivity and depth on gender issues। सीमा कुली ने उसने क्या है लैंडमार्क रूलिंग दिया, ठीक है, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर। देन है फोर्थ है एनकरेज रोल मॉडलिंग, तो इसमें क्या है एलिवेशन ऑफ जस्टिस BV नागर था टू सुप्रीम कोर्ट। क्या है ये खत्म, इतना सही है। तो ग्रेटर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हाई जुडिशरी डाइवर्सिटी आएगा, तो क्या ब्रिंग जो है वेरिड पर्सपेक्टिव to judicial decision making and fairness, तो क्या है improve gender sensitivity and impartiality in the court, then है representation, तो ensure जो women interest are better reflected in the judiciary, तो interest जो है वो reflect होंगे। then है equality, तो address under presentation and promote equal opportunity, तो
अंडर प्रेजेंटेशन उसको हटेगा ये, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ वाला क्या है, इंक्रीज रोल मॉडलिंग। तो क्या है, एलिवेशन ऑफ जस्टिस BV नागरथा टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2021 सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन CJI इन 2027 इंस्पायर्ड अ जनरेशन ऑफ वुमेन लॉयर। तो ये जब बनेगी तो बहुत इंस्पायर होंगे। देन है फिफ्थ हो जाएगा, अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ग्लोबल मैंडेट्स। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन चारू खुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 upheld women's right to be makeup artist in the film industry, reinforcing constitutional equality under आर्टिकल 15। तो इस केस में क्या बोला कि वुमेन का राइट है कि भाई वो मेकअप इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं। देन है इशू क्या है इन द इंडियन जुडिशरी। तो पहला है ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। तो ओवर 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस कोर्ट्स। तो 2024 में थे। तो ये नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड का डेटा ये। देन है सुप्रीम कोर्ट जो अलोन हैज 70,000 प्लस पेंडिंग केसेस। हाई कोर्ट के पास में ओवर 60 लाख केसेस है। देन है डिले लीड्स टू डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड ओवरक्राउड जेल। तो जेल को ओवरक्राउड हो जाता है, ट्रस्ट कम हो जाता है, जस्टिस टाइम पे नहीं मिलता। एग्जाम्पल जो है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कंस्टिट्यूट 75% ऑफ इंडियाज प्रेजेंट पॉपुलेशन। अरे भाई, तो 75% जो है अंडर ट्रायल ही है। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2030 का ये। देन सेकेंड है शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड वैकेंसीज। तो क्या है, सीवियर शॉर्टेज इन बोथ हायर एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। एवरेज जज टू पॉपुलेशन रेशियो है जो 21 जज पर मिलियन है, फार बिलो द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन 50 पर है मिलियन। लॉ कमीशन 50 बोल रहे हैं, 21 है। देन एग्जांपल जो है, नियरली 35% सैंक्शन पोर्शन हाई कोर्ट मीन्स वीकेंड एज मेड ऑफ 2024। तो 35% वीकेंड है। अच्छा, 100 में से उन्होंने 65 करे हैं। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो कोलिजियम सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग ओपेक, नॉन इंक्लूसिव एंड लैकिंग अकाउंटेबिलिटी। तो ये ओपेक है ये कोलिजियम सिस्टम। तो नो फॉर्मल क्राइटेरिया और पब्लिकली अवेलेबल रीजन फॉर सिलेक्शन, रिजेक्शन या फिर एलिवेशन। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है या कोई पब्लिकली रीजन नहीं देते कि इसको क्यों करा, उसको नहीं करा। एग्जाम्पल जो है, जस्टिस कुरैशी नॉन एलिवेशन डिस्पाइट कोलिजियम रिकमेंडेशन स्पार्क पब्लिक डिबेट। कि भाई इसको एलिवेट करना था पर फिर भी कुरैशी को नहीं करा, तो डिबेट हो गई कि भाई ऐसा क्या रीज़न है। तो ये तो बहुत ओपेक है, कुछ रीज़न भी नहीं दे रही है, ओपेसिटी बहुत है इसमें। देन है जुडिशियल ओवररीच एंड एक्टिविज्म। तो जुडिशरी हैज ऑफन एंटर्ड इनटू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव डोमेन थ्रू एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के काम में घुसेड़ जाती है जुडिशरी थ्रू एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन के बहाने। देन बस द सेपरेशन ऑफ पावर लीडिंग टू इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता। तो एग्जांपल जो है, SC जो है डायरेक्टिव ऑन बैनिंग फायर क्रैकर और मैंडेटिंग नेशनल एंथम इन सिनेमास फेस्ड क्रिटिसिज्म। तो क्रैकर और नेशनल एंथम जो क्रिटिसिज्म हुआ इसके ऊपर। फिफ्थ है लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो जो जुडिशरी डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट अर्बन मेल जजेस। तो poor representation of women, SC, OBC, minorities and first generation lawyer. For example, as of 2023, only 3 women judges in the Supreme Court और many high court have none। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में 3 है और बहुत सारे हाई कोर्ट में ही नहीं। then सिक्स है डिले इन जुडिशियल रिफॉर्म। तो इसमें क्या है कि रिफॉर्म लाइक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कोर्ट डिजिटाइजेशन, ई कोर्ट एंड नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम रिमेन्स पार्शली इम्प्लीमेंटेड। तो ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक तो पहले तो जुडिशियल सर्विस तो आई नहीं है, कोर्ट का डिजिटाइजेशन हुआ नहीं पूरी तरीके से, ई कोर्ट और ये सब नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये सब। देन रेजिस्टेंस फ्रॉम द जुडिशरी एंड स्टेट हैम्पर इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग। देन सेवन द लैक ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है, नो इंडिपेंडेंट जो बॉडी टू एग्जामिन जुडिशियल मिसकंडक्ट। कि जो जज की जो मिसकंडक्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। द इन हाउस मैकेनिज्म लैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैट्यूटरी बैकिंग।
तो जो इन हाउस मैकेनिज्म उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कोई लॉ नहीं है उसको बनाने के लिए। देन इम्पीचमेंट इज़ रेयर, लेंदी एंड पॉलिटिकली अनविएबल। तो इम्पीचमेंट बहुत रेयर होता है, लेंदी होता है और पॉलिटिकली करते नहीं है इतना इजीली। देन है क्या है, एग्जांपल, नो जज हैज़ बीन इम्पीच सक्सेसफुली डिस्पाइट सीरियस एलिगेशंस इन मल्टीपल केसेस। किसी को भी तक इम्पीच हुआ नहीं है। देन है इट्स द कंटेम्प्ट पावर वर्सेस फ्री स्पीच। तो क्या है, कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन जो है often used to suppress the criticism and shield जो है जज फ्रॉम स्क्रूटनी। तो कंटेम्प्ट के थ्रू क्या सप्रेस कर देते क्रिटिसिज्म को। देन है बैलेंसिंग जुडिशियल डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व। तो ये बैलेंस हो ही नहीं पाता, डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देन एग्जांपल क्या है, प्रशांत भूषण का 2020 जो है कंटेम्प्ट केस ट्रिगर्ड पब्लिक डिबेट ऑन जुडिशियल टॉलरेंस। ये भाई खत्म हो जा। Then infrastructural deficiencies. So many जो है court operate with poor physical and digital infrastructure, especially at the lower judicial level. तो इनके पास में infrastructure ही नहीं रहता है। In shortage of courtroom staff, digital record and e-filing facilities. तो इन सब की shortage रहती है। देने fragmented judicial data and lack of transparency. तो no real time जो accessible and comprehensive data on case status, judge performance और judicial vacancies. तो एसेसिबल कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ही नहीं है इन सब चीज़ों पे कि केस का स्टेटस क्या है, जजेस ने कैसे परफॉर्म करा है, वैकेंसीज कितनी है जजेस की। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है एग्जिस्ट बट रिमेन अंडर यूटिलाइज। अच्छा, उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। देन अ मेजर रिफॉर्म्स टेकन इन द इंडियन जुडिशरी। तो एक है PIL, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ तो लेट 1970s में टू अलाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर और मार्जिनलाइज। तो कोर्ट के बिहाफ पे, मतलब पुअर के बिहाफ पे जा सकता है कोर्ट में। तो एक्सपैंडेड एसेस टू जस्टिस एंड मेड जो है फंडामेंटल राइट मोर मीनिंगफुल। तो जस्टिस एक्सपैंड कर दिया और फंडामेंटल राइट ज़्यादा मीनिंगफुल हो गया। देन इंस्ट्रूमेंटल लैंडमार्क केसेस लाइक जो है MC मेहता, देन है विशाखा एंड ओल्गा तेलीस, इन सब में। देन सेकेंड है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा। तो इसमें एस्टैब्लिश अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फी लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन। तो उनको देने के लिए ये है। देन है ऑर्गेनाइज लोक अदालत लीगल अवेयरनेस कैंप। तो ये लोक अदालत लीगल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करता है, इंश्योर करता है कि एसेस टू जस्टिस अंडर आर्टिकल 39A। तो इसमें एग्जांपल है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। उसमें रिकग्नाइज्ड करा कि ट्रांसजेंडर राइट एंड मैंडेट करा लीगल एड फॉर देम, मैंडेटेड जो है लीगल एड फॉर देम। देन है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो इसमें क्या है, इसको 2000 में इंट्रोड्यूस करा टू रिड्यूस पेंडेंसी एंड इंश्योर स्पीडी ट्रायल के लिए, एंड स्पेशली क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस। तो फोकस ऑन सेक्सुअल ऑफेंसेस पे फोकस करा इसने, केसेस अगेंस्ट जो है लेजिस्लेचर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन सब पे फोकस करा। तो एग्जांपल है दिल्ली गैंग रेप जो निर्भया केस पर ट्राइड इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट। अच्छा, देन ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडीज। उसमें क्या है, सेटअप टू रिड्यूस द बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एजुडिकेशन। तो जो रेगुलर कोर्ट पे बर्डन कम करने के लिए और स्पेशलाइज जजमेंट देने के लिए ये। तो इसमें क्या इंक्लूड बॉडीज़ लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कैट हो जाएगा, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो जाएगा। देन ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो इसमें लॉन्च करा 2005 में अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान टू डिजिटाइज कोर्ट रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव केस मैनेजमेंट। तो बेसिकली कोर्ट रिकॉर्ड उसको डिजिटाइज करने के लिए और केस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो इसमें इनेबल ई-फाइलिंग, ऑनलाइन केस स्टेटस, virtual hearing and judgment uploads. Then I boosted during the COVID-19, leading to greater justice and transparency. Then है alternative dispute resolution mechanism. तो इसमें include है mediation, arbitration and conciliation to resolve dispute outside formal court. Then है इसमें क्या है, reduce litigation burden and promote जो है cost effective and time saving justice. Then institutionalized through laws like जो है Arbitration and Conciliation Act 1996. Then a National Judicial Data Grid. तो इसमें क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड
real-time data on case pendency, then disposal rates and court performance in pay. तो ये help in judicial planning, transparency and citizen access to data. then judicial training and capacity building, तो इसमें क्या है, establishment of national judicial academy and state judicial academy for training judges. अच्छा, तो एकेडमी से करिए जिसे ट्रेनिंग दे. एंड फोकस ऑन अपडेटिंग नॉलेज, एथिक्स, डिजिटल लिटरेसी एंड केस मैनेजमेंट, तो इस पर फोकस करते हैं, नॉलेज पे, एथिक्स पे, डिजिटल लिटरेसी पे. देन एज रिफॉर्म स्टिल नीडेड, क्या क्या है, तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कोलिजियम, तो इसमें क्या है, कोडिफाई प्रोसीजर, टाइमलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट, तो ये सब चीज़ें कोडिफाई कर लो कि भाई ये प्रोसीजर होगा, इतने में अपॉइंट करना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट, तो इसमें क्या है, टू सपोर्ट द कोलिजियम इन वेटिंग एंड बैकग्राउंड चेक. ठीक है. देन है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, तो इसमें क्या, इंश्योर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, एस सी, एस टी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड रीजनल बैलेंस, तो हर एक रीजन से हो, वुमेन, ओबीसी, ये सब हो. देन है ट्रांसपेरेंसी मेजर, तो इसमें क्या है, पब्लिश शॉर्टलिस्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड रीजन फॉर रिजेक्शन, सुपरसेशन. तो ये सब चीज़ें पब्लिश कर दिए. देन है रिविजिट एनजेसी इन मॉडिफाइड फॉर्म, तो इसमें क्या, इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी एंड लीगल फ्रेटर्निटी इन अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड स्ट्रक्चर. अच्छा, तो इनको भी इंक्लूड करो, लीगल फ्रेटर्निटी को, सिविल सोसाइटी को. देन स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, तो इसमें क्या है, फॉर द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू कोलिजियम रिकमेंडेशन टू अवॉइड एग्जीक्यूटिव डिले. देन परफॉर्मेंस ऑडिट, तो इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस पोस्ट अपॉइंटमेंट evaluation of judges on ground like delay, disposal, integrity. अपॉइंटमेंट के बाद इनका इवैल्यूएशन होना चाहिए, तो इनकी इंटीग्रिटी कैसा है, डिले कितना करा है, डिले डिस्पोजल में. यानी कंक्लूजन में क्या है कि while the judiciary plays a transformative role in protecting rights and upholding accountability, challenges of delay, opacity and overreach persist. Then strengthening judicial capacity, transparency and institutional balance is essential to ensure it remains the guardian of constitutional morality and public trust. Then जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टॉपिक है नेक्स्ट.